नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। वक्त हो चला है उत्तराखंड की अहम खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को नई दिल्ली पहुंच चुके हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज शिष्टाचार भेंट करने वाले हैं। दिल्ली पहुंचकर धामी ने बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात की है और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच उत्तराखंड के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से सीधे बलूनी के आवास पर पहुंचे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी भेंट होनी है। इसे शिष्टाचार भेंट के रूप में देखा जा सकता है। और आपको बता दें कि जैसा कि अभी अपडेट मिल रहा है कि दोनों के बीच ये मुलाकात संपन्न हो चुकी है। दोनों आपस में मिल चुके हैं, मुलाकात हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह से भी ये मुलाकात हुई, पीएम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई और इसके बाद आपको ये बता दें कि अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है। नई दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की और विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय नेताओं और मंत्रियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये बात उन्होंने कही। हम प्रधानमंत्री मोदी के विजन को लेकर जनता के बीच गए हैं। जनता ने हमें चुनाव में 2/3 बहुमत दिया है। पहली बार राज्य में मिथक टूटा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट उन्होंने जो की है उसमें तमाम तरह की बातें भी उनके साथ हुई हैं। उनका धन्यवाद भी किया और आशीर्वाद भी लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के दौरान राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने सिंगटाली पुल का भी मुद्दा उठाया। ऋषिकेश व्यवसायी के बीच गंगा नदी पर निर्माण के लिए प्रस्तावित इस पुल के निर्माण का मुद्दा बलूनी ने पूर्व में भी उठाया था। सरकार ने पुल निर्माण का आश्वासन भी दिया था लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया। सूत्रों के मुताबिक बलूनी ने उनके अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने पुल का काम जल्द शुरू करने का उन्हें भरोसा भी दिलाया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी कल देर शाम दिल्ली पहुंचे थे, जिसके बाद उनकी मुलाकात जो का सिलसिला था वो लगातार जारी रहा। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय पांडे का रुख कर लेते हैं। अजय, अभी तक क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो मुलाकात के लिए वो आए थे वो संपन्न हो चुकी है और क्या कुछ अहम इस दौरान रहा? देखिए, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी औपचारिक तौर पर दिल्ली पहुंचे हैं और उनकी ये पहली यात्रा दिल्ली की रही है। और मेन उद्देश्य जो रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के जो तमाम केंद्रीय नेता हैं उन सबका आभार जताना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम विकास योजनाओं के बारे में जनता को बताया और ये बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से उत्तराखंड का तेजी से विकास हो रहा है। तो ये उनकी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहली दिल्ली यात्रा रही है, दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद। कल देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब दिल्ली पहुंचे तो वो सीधे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के आवास पर गए और वहां पर 2 घंटे दोनों नेताओं के बीच में कल मुलाकात हुई और कई मसलों पर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कई वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने मुलाकात की। इसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की है और दोनों नेताओं के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात के दौरान आभार भी जताया। दूसरी बार उनको मुख्यमंत्री बनाने पर आभार जताने के साथ साथ उन्होंने केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं उत्तराखंड में चल रही हैं उन सभी योजनाओं का फीडबैक भी दिया है और कई अन्य विषयों पर भी गंभीरता के साथ उन्होंने चर्चा की। इसके साथ साथ अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ शाम को 4 बजे मुलाकात का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और इसके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी मुलाकात करेंगे और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उन सबके साथ भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि अधिकतम केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की जाए और उत्तराखंड के कई ऐसे मसले हैं जिनको लेकर के विकास की गति को आगे बढ़ाना है, उन सारे विषयों पर वो विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं। यही इसी उद्देश्य को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। जी चलिए अजय, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी जिस तरह से हमारे संवाददाता ने पूरी जानकारी दी और बताया कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हो चुकी है। इससे पहले अनिल बलूनी से उन्होंने मुलाकात की थी और अब आज कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात हो पाए। शाम 4 बजे
राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात होनी है और ऐसे में कोशिशें यही है कि उत्तराखंड को किस तरह से विकास की प्रगति पर आगे लेकर जाना है, इसे लेकर चर्चा और की जा रही है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 7 दिवसीय राष्ट्र चिंतन बैठक आज से हरिद्वार के पास रायवाला में होगी और इस बैठक में आपको बता दें कि डॉक्टर मोहन भागवत और सरकार्यवाहक दत्तात्रेय हासबोले भी मौजूद रहेंगे। 7 दिन के चिंतन में संघ अपने कामकाज की समीक्षा करने के साथ ही भावी एजेंडा तय करेगा। बैठक में संघ के देश भर से प्रमुख कार्यकर्ता भाग लेंगे। 11 अप्रैल तक होने वाली बैठक में सभी सरकार्यवाह और संघ के बौद्धिक व्यवस्था, प्रचार, सेवा और संपर्क इन कार्य विभागों के प्रमुख समेत कुल 75 कार्यकर्ता आमंत्रित किए गए हैं। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर के मुताबिक इस साल 105 जगहों पर हो रहे संघ शिक्षा वर्ग समेत देश भर में अन्य प्रशिक्षण वर्ग भी आयोजित होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हर साल होने वाले इन वर्गों के पाठ्यक्रम और बौद्धिक और शारीरिक प्रशिक्षण की विधि पर बैठक में चर्चा होगी। संघ कार्यकर्ता निर्माण में इन वर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में पाठ्यक्रम की समीक्षा 3 से 5 साल के अंतराल में समय समय पर की जाती है और इसके अलावा बैठक में पिछले साल में हुई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की चर्चा होगी। योजनाओं एवं निर्णय को लागू करने के लिए भी विचार विमर्श होगा। साथ ही विभिन्न प्रांतों में चल रहे कार्यों और विशेष उपक्रमों पर भी बैठक में चर्चा होगी। और उत्तराखंड के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री जोशी ने ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत संचालित केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण कौशल्य योजना और अन्य योजनाओं के संबंध में 1 सप्ताह के भीतर 100 दिन की रूपरेखा तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मंत्री जोशी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों की गुणवत्ता के संबंध में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने के भी निर्देश दिए हैं। क्योंकि हमारी जितनी योजनाएं हैं केंद्र पोषित हैं और प्रधानमंत्री जी का विशेष आशीर्वाद हमारे राज्य को है और मैं सौभाग्यशाली हूँ इतना महत्वपूर्ण विभाग मुझे मिला है। तो आज पहली बैठक थी, इसलिए मैंने उसने कहा कि हमने ऐसी नौबत लाए कि हमें कुछ सख्ती से बात करनी पड़े, थोड़ा अपने काम करने के तरीके में परिवर्तन लाएं और जनहित में काम करें। और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में आवास विकास विभाग की समीक्षा बैठक की। अपने पद को संभालने के बाद सभी मंत्री अपने अपने विभागों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। बता दें कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आवास विभाग में नीति निर्माण, रेरा, उत्तराखंड आवास नीति, अन्य विकास कार्यों के बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए अधिकारियों से पारदर्शिता अपनाने के लिए कहा। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि पार्किंग परियोजना पर विशेष फोकस किया जाए, निजी भूमि पर पार्किंग को बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए नई पार्किंग नीति लाई जाए। मेट्रो परियोजना की बाधाओं को दूर करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। न्यू मेट्रो परियोजना का डीपीआर जल्द तैयार कर स्वीकृत कराए जाए। न्यू मेट्रो परियोजना की लागत सामान्य मेट्रो परियोजना से 25% कम है। मेट्रो परियोजना स्वीकृति के बाद इसे 3 साल में पूरा कर लिया जाए। और कैबिनेट मंत्री अग्रवाल ने प्रदेश के 7 महानगर परियोजनाओं की भी समीक्षा की। हल्द्वानी, काशीपुर, हरिद्वार, देहरादून, रुड़की, उधम सिंह नगर, नैनीताल महानगर परियोजना 2023 तक पूरी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। शेल्टर फंड दिशा निर्देश नीति के तहत नक्शा नियम के मुताबिक बनाया गया है और नहीं इसके लिए पहले ही चरण में उद्योग से शुरुआत की जाए। मैंने आपको बताया कि कार्य संस्कृति में सुधार लाना होगा। इस विषय में सारी चीजें आ गई। कल तक आप क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता, आज क्या करना हो मैंने बताया। जनता के लिए हम लोग बने और ये सरकार जनता के हित के लिए आई है और मैंने इनको आज बहुत साफ तौर पे कहा, हम 5 साल के लिए चुनाव का आखिरी टाइम नहीं है कि अधिकारी किसी भी विभागीय मंत्री को या मेरे जैसे मंत्री को गुमराह करेगा। गुमराह होने की स्थिति में हम नहीं है। हम लोग काम चाहते हैं।
मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया है कि इस बार सरकार यदि दोबारा लौट के आई है तो जनता ने हमें विश्वास दिया है, मैंडेट दिया है, उस पर हमें खरे उतरना है, उस नाते हमें पॉजिटिव रिजल्ट देना है। और उसके लिए आपके जो भी ये बात है उसके अंदर सब आ जाती है। मैं तो यहाँ तक कि जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजनाएं हैं, जो बहुत कुछ हम लोग 30,000 जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तो लोगों को दे सकते थे, उस पर जो लापरवाही मैंने आज देखी है उसको भी मैंने आज बहुत कड़ाई से कहा। ऐसी जो भी योजनाएं हमारी इसमें ये प्राधिकरण में जो हमारे यहाँ रिक्त पद है, अब आप ये देखिए कि रिक्त पद बहुत सारे हैं, 163 का अध्याचन चला गया। वास्तविकता क्या है, जब तक आपके पास स्टाफ नहीं होगा आप पूरी तरह से काम नहीं कर सकते। उसके लिए आप पूरी तरह से आप उसका अध्याचन में क्या स्थिति आगे की है मुझे बताइए। आप मेरे से मैंने कहा ना, जहां सहयोग की आवश्यकता लीजिए, लेकिन आप कल को ये बात नहीं चलेगी साहब हमारे पास स्टाफ की कमी है, हमारे पास चीज की कमी पूरी करिए। सरकार पूरी तरह से तैयार है उस काम को पूरा करने में। यदि अधिकारी इसमें कहीं लापरवाही बरतेंगे तो उसमें निश्चित रूप से दिक्कत आएगी, उनको भी दिक्कत आएगी, हमें भी दिक्कत आएगी। अब रोपवे है, हरिद्वार में चंडी देवी तक रोपवे की बात है, ऋषिकेश से नीलकंठ तक रोपवे की बात आ रही है, कब से सुन रहे हैं हम लोग। लेकिन मैंने कहा भी इसको धरातल पे उतारना है, इसमें तेजी लानी होगी। तो सारी चीजों पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कामों में तेजी आएगी, क्योंकि अभी ये शुरुआती दौर है और बहुत जल्द हम आपको। और वहीं पौड़ी देवप्रयाग मार्ग पर सोमवार देर रात एक बड़ा हादसा हुआ है। एक ट्रक के खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक में 3 लोग सवार बताए गए, जिनमें से एक का शव मिल चुका है, लेकिन 2 शवों को निकालने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। पौड़ी देवप्रयाग मार्ग पर एक ट्रक गहरी खाई में गिरा। सुबह दुर्घटना का पता चलने पर एसडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। देर रात तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद पुलिस को एक शव बरामद हुआ। ट्रक देवप्रयाग से पौड़ी जा रहा था, तभी देवप्रयाग सौड़ में ढाबे के पास ये दुर्घटना हुई। बाबाजार थाना प्रभारी सुनील पवार ने बताया कि खाई में नदी के दूसरी तरफ 2 शव दिखाई दिए। जहां शव गिरे वहां उतरना भी काफी ज्यादा मुश्किल रहा। एक शव को निकाल लिया गया है, लेकिन बाकी 2 शव निकालने में एसडीआरएफ की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये कल शाम की घटना है, कम से कम 10:30 बजे की घटना है ये। और इसमें 3 व्यक्ति सवार थे और जो गाड़ी है वो जो टाटा 407 बताई जा रही है। और एक व्यक्ति को तो कल शाम रिकवर कर दिया था और 2 व्यक्तियों का रेस्क्यू भी जारी है। तो क्या कारण, कौन सी गाड़ी थी ये सर? टाटा 407। तो आप इसके पोस्टमार्टम क्या आगे? टाटा 407 बताया जा रहा है इससे। आपका नाम? मेरा रॉबिन, एसडीआर। ये कल के हिसाब से इसमें ये लगभग 5-5:30 बजे शिवपुरी से और ये सौड़ LNT प्लांट के लिए सामान लेने गई थी, जिसमें ड्राइवर के अलावा 1 से 2 लोग शामिल थे। ड्राइवर की मौत हो चुकी है, पता चला है आपको कुछ? अभी जानकारी मिली है हमको। रात भी हम लोग रहे यहाँ पे एसडीआरएफ टीम के साथ। 4-4:30 बजे तक उन लोगों ने भी पूरा सहयोग प्रशासन ने भी किया है। और अभी जो बताया जा रहा है वो लगभग 2 डेड बॉडी होने वाली है। अब तक कितने की मौत हो चुकी है? अब तक सर रात के हिसाब से और अब के हिसाब से 3 लोग हैं टोटल। आप क्या, आपका नाम? विनोद कुमार गोयल। आपकी क्या थे? मैं गाड़ी मालिक हूँ सर। मार्ग पर यह हादसा हुआ है, जहां पर एक ट्रक गहरी खाई में जा गिरा, जिसकी वजह से अभी तक बताया जा रहे हैं कि 3 लोग इस ट्रक में सवार थे। एक का शव निकाला जा चुका है, 2 के शव को बाहर निकालने में काफी ज्यादा मशक्कत एसडीआरएफ की टीम को करनी पड़ रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस हालात में शव हैं वहां से उन्हें निकालने में और वहां उतरने में भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भगवान का रुख कर लेते हैं। क्या कुछ अभी तक की अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि जो जानकारी हमारे पास है उसमें ये पता चल रहा है कि काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है 2 शव जो बचे हैं उन्हें बाहर निकालने में। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जनपद पौड़ी गढ़वाल के जो देवप्रयाग के पास है, देवप्रयाग में पास देर रात की घटना बताई जा रही है कि 2 दुर्घटना हुई है। उसमें अभी तक जो बता दूं मैं आपको कि एक रात को ही एक शब्द उन्होंने जो सचिन नाम का जो ड्राइवर था उसको निकाल दिया गया है, जिसकी भी ऑन द टॉम पे ही मौत हो गई थी, ऑन द स्पॉट पे ही मौत हो गई थी। जिसके बाद सुबह फिर उसके बाद रेस्क्यू की गई है। और वहाँ की बात है, यहाँ के जो रेस्क्यू टीम है और तमाम दबाव है उनको भी काफी दिक्कतें हुई, काफी जो नीचे खाई है, काफी बड़ी खाई है। इस खाई में
निकला गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी तक जो अपडेट ये हमें मिल रही है कि तीनों शवों को निकाला गया है, दो की पहचान नहीं हो पाई अभी। और मैं आपको बताता हूँ आपको, ये जो ट्रक था, वाहन चालक था, वो रेलवे का ऑपरेटरों का जो सामान, रेलवे का जो जनरेटर वगैरह, उनका पार्ट वगैरह का सामान ले जा रहा था। लेकिन एक बात हो रही है वहाँ पे कि जो दुर्घटना जो हुई है वहाँ पे कहीं पे भी सुरक्षा की कोई दीवार, जो कोई तमाम जो होते पहाड़ों में क्षेत्र में वो एंगल वगैरह कुछ भी ऐसी चीजें नहीं थी जिसके कारण से वो बच सकते थे। तो काफी 200 मीटर खाई है, तो काफी बड़ी खाई है, क्योंकि जब ऑन द स्पॉट हम गए वहाँ पे किसी को भी ये डर लग रहा था कि जिस रास्ते गाड़ी गई है नीचे अभी तक, तो सबों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। वही बात है, देख रहा है थाना प्रभारी पवार वहीं पहुंच चुके थे और ऑन द स्पॉट पे वहीं पे पंचनामा के लिए उन्होंने अब पौड़ी जिले के लिए भेज दिया गया है कि पोस्टमार्टम के बाद उनको परिजनों के पास। और वही बात जो वाहन चालक मालिक है वो भी आ गया था, वहाँ पहुंच गया था। इसके बाद वहाँ पे देखने को ये मिला है कि उसमें यही कहना है कि रेलवे में जो सामान ले जा रहा था, एटलांटिक कंपनी का जो सामान जा रहा था, तो कहीं ना कहीं जो खबर देर रात की घटना, 10:30 बजे की घटना बताई जा रही है। उसके बाद रेस्क्यू टीम अपनी तुरंत गई वहाँ पे, जैसे रेस्क्यू टीम, लेकिन 3 बजे तक एक सबको उन्होंने रात को निकाल दिया गया था। और ग्यारह टीम को काफी मशक्कत करने को कहीं ना कहीं एक दिक्कत सामने होनी पड़ी। ठीक है भगवान सिंह, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो हादसा हुआ है ये काफी ज्यादा दर्दनाक हादसा, और आप भी बता रहे हैं कि जब अब आप खुद मौके पर आप पहुंचे तो आपने देखा कि कितना डर वहां पर लग रहा था, किस तरह से वो गाड़ी गिरी होगी, क्या कारण बताए जा रहे हैं इस हादसे के पीछे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हादसे की वजह जो एक चीज बताई जा रही है कि नींद का झोंका है या क्या है, लेकिन जिस कारण से वो एक्सीडेंट जो हुआ है ना, वहाँ पे सुरक्षा की कोई ऐसी चीजें तमाम थी कि जो पहाड़ों में क्षेत्र के मोड़, जो पहाड़ी क्षेत्र होता है हमारा, पहाड़ी क्षेत्रों में जो ड्राइविंग करना होता है, क्योंकि रोडों पे साइड में जो भीड़ रोकने का जो व्यवस्था बनी जाती है कि कहीं दुर्घटना हो तो उससे साइड गाड़ियां, लेकिन ऐसी कोई नहीं थी। उसकी बिल्कुल रोड जो रेल वहाँ पे काम चल रहा है, इस कारण से वो दुर्घटना जो हुई है, हमें भी बड़ा दुख हुआ कि जिस तरह से देखा कि किस तरह से वहाँ पे देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं अब इस पे एक चीज देखने को मिल रही है कि कम से कम प्रशासन को जरूर जागना चाहिए कि जहाँ पे इस तरह मोड़ है, तमाम ऐसे खाई है, उनके कुछ न कुछ दीवार या सपोर्ट का बनाए। लेकिन भगवान सिंह, हम बहुत बार हमने देखा कि इस तरह के हादसे होते रहते हैं उत्तराखंड में, और न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पहाड़ी इलाकों में, लेकिन बावजूद उसके भी प्रशासन की तरफ से उतनी सतर्कता बरती नहीं जाती जो कि बरती जानी चाहिए, और जिसकी वजह से इस तरह से लोग इन बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि जैसा कि हमारे संवाददाता ने अभी बताया कि तीनों शवों को फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है, रेस्क्यू अभियान पूरा हो चुका है। वीरभूम पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के नरसंहार के विरोध में राजस्थान के करौली में नववर्ष की शोभा यात्रा पर वैदिक मिशन संगठन ने पश्चिम बंगाल और राजस्थान सरकार का पुतला फूंका है। साथ ही केंद्र सरकार से मांग की है कि इन दोनों राज्य सरकारों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर इन दोनों राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाकर हिंदुओं की जानमाल की सुरक्षा प्रदान की जाए। और इस संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। गदरपुर के मसीद गांव में गोली लगने से एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला उस समय का है जब युवक की मां ने युवक के कमरे में झांका तो वो मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। मां के शोर मचाने के बाद सब लोग इकट्ठा हुए, पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। मामले में एसपी काशीपुर चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि गदरपुर पुलिस को एक युवक की संदिग्ध मृत्यु की सूचना मिली थी, जिसके बाद गदरपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौका वारदात पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। और युवक को 2 गोली लगी है। मौके से 315 बोर का एक तमंचा भी बरामद किया गया। बाकी के तथ्य जुटाए जा रहे हैं और पूरे मामले की विवेचना हत्या और आत्महत्या के पहलुओं से की जा रही है। बढ़ते आगे, उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और इस बार सरकार का विचार भव्य रूप से यात्रा चलाने का है। इस कड़ी में उत्तरकाशी के लिए 40 अधिकारियों की टीमों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसे लेकर पूरे जिले में 16 सेक्टर्स में इसे बांटा गया है। हर एक सेक्टर में 2 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये भी आपको बता दें कि गंगोत्री धाम के लिए एसडीएम भटवाड़ी, सीएम चौहान और सीडीओ गौरव कुमार को नियुक्त किया गया है।
वहीं यमुनोत्री के लिए एसडीएम बरकोट शालिनी नेगी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही एडीएम तीरथ सिंह को सुपर नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा सेक्टर्स के हिसाब से अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। और उधर मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले प्रशासन और पुलिस द्वारा सहायता व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। साथ ही पर्यटकों को जाम के झाम से निजात दिलाने को लेकर मसूरी कोतवाली में संबंधित विभागों के जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया। इस मौके पर एसडीएम मसूरी नरेश दुर्गपाल और सीओ मसूरी पल्लवी त्यागी के द्वारा मसूरी होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन, मसूरी टैक्सी कार ओनर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें मसूरी की व्यवस्थाओं के साथ यातायात को व्यवस्थित करने के लिए सुझाव मांगे गए, जिससे मसूरी में पर्यटकों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। इस मौके पर लोगों ने मसूरी में कई जगह पर वन वे ट्रैफिक करने के साथ पर्यटन सीजन पर लोडर वाहनों को दिन में मसूरी में प्रवेश न करने का सुझाव दिया। वहीं चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन में हरिद्वार से दर्जनों बसें मसूरी, ऐसे में उन बसों को मसूरी में आने के बाद वापस कैंपटी होते हुए विकास नगर से वापस देहरादून भेजा जाए, जिससे कि मसूरी में शाम के समय लगने वाले जाम से निजात मिल सके। लोगों ने मसूरी के टैक्सी स्टैंड को मसूरी पेट्रोल पंप के पास बने नवनिर्माण पार्किंग में शिफ्ट करने का सुझाव दिया है। वहीं एसडीएम मसूरी ने लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग और मसूरी नगर पालिका परिषद को सड़क किनारे अनाधिकृत रूप से किए जा रही पार्किंग और अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए। वहीं उन्होंने नगर पालिका प्रशासन को भी पालिका द्वारा सड़क किनारे संचालित पार्किंग को खत्म करने के साथ सभी सरकारी और गैर सरकारी पार्किंग स्थलों पर रेट लिस्ट लगाने के निर्देश दिए हैं। कहा कि अगर किसी भी पार्किंग पर रेट लिस्ट नहीं प्रदर्शित की गई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल एक बार फिर रंग ला रही है। मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सांसद बलूनी ने एक सार्थक प्रयास किया है। इस प्रयास से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर हो रही समस्या से निजात मिल पाएगी। देहरादून से सटा हुआ राजाजी टाइगर रिजर्व का 20 किलोमीटर का क्षेत्र अब अगले कुछ दिनों में मोबाइल नेटवर्क से लैस हो जाएगा। पिछले कई सालों से इस क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क का न होने से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। खासतौर पर देर रात आने वाले यात्रियों को अक्सर दिक्कतें होती थी। कई बार सड़क दुर्घटना के बाद भी मदद मांगने के लिए मुश्किल होती थी। देहरादून, मसूरी और पहाड़ों की ओर आने वाले पर्यटकों के लिए मोबाइल नेटवर्क न होना सबसे बड़ी चुनौती था। करीब एक साल पहले सांसद अनिल बलूनी ने इस पूरे क्षेत्र में अपनी सांसद निधि से 3 टावर लगवाने की बात कही थी और इसके लिए उन्होंने केंद्रीय दूरसंचार मंत्री से मुलाकात भी की थी। और इस मामले में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की क्लियरेंस के बाद बहुत तेजी से काम हुआ और देहरादून की आशा रोडी पुलिस चेक पोस्ट के पास पहला टावर इंस्टॉल हो चुका है, जिसने काम भी करना शुरू कर दिया। और इसके साथ ही 2 टावर जल्द ही पूरे रूट में इंस्टॉल हो जाएंगे। इससे पूरे क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी से देहरादून और सहारनपुर दोनों राज्यों के लोगों को फायदा होगा। पौड़ी शहर जिला मुख्यालय पौड़ी के सीएमओ कार्यालय के समीप आवासीय कॉलोनी में दिन दिहाड़े गुलदार के शावक के घुस जाने से अफरा तफरी मच गई। दरअसल गुलदार का शावक एक पालतू कुत्ते का पीछा करते हुए एक नाले में फंस गया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी, जहां वन विभाग ने शावक को रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित निकाला। रेंजर अनिल भट्ट ने बताया कि करीब 1 घंटे रेस्क्यू चलाकर गुलदार के शावक को निकाला गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कई दिनों से यहाँ पर 2 शावक, एक मादा गुलदार घूमते हुए दिखाई दिए। रेंजर अनिल भट्ट ने बताया कि यहां पर वन विभाग की टीम द्वारा लगातार गश्त की जा रही है, जो कि जारी है। तुरंत अपनी रेस्क्यू टीम के साथ में मौके पर पहुंचा और उसको हमारे डॉक्टर आलोक खंडूरी जी वेटरनरी के साथ में उसको हमने ट्रैंक्विलाइज कर दिया है। अभी स्थिति उसकी, अभी छोटा बच्चा है, 1 से 1.5 साल के बीच में इसकी उम्र अभी लग रही है, तो इसके उपरांत इसका फिर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। उसके उपरांत भी कोई कार्रवाई की जाएगी। और जो लेपर्ड घूमने का प्रश्न है, लेपर्ड तो घूम ही रहे हैं और इसमें लगातार हम लोगों के द्वारा रात में भी गश्त की जा रही है और जगह जगह गश्त की जा रही है और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई जनहानि न होने पावे। तुरंत उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।